व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया आज हमारे कोलीग अजमल जामी जो है उनके वालिद उनकी डेथ हुई। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे और जामी साहब जो हैं उनको सब्र दे। बहुत यंग एज थी और रिटायर्ड कैप्टन थे, हार्डली 60 ईयर्स ओल्ड। हार्ट का उनको प्रॉब्लम हुआ। अल्लाह उनको वंस अगेन जज़ाए खैर दे, उनके दर्जात बुलंद करे। व्यूअर्स ये जिस तरीके से मैंने शो शुरू किया है, बेसिकली ये एक माहौल चल रहा है सोग का, और ये सोग जो है ये अपोजिशन के लिए भी और सबसे बढ़कर नून लीग के लिए है, क्योंकि जिस तरह की कंपेन मरीम नवाज़ साहिबा ने चलाई थी, जिस तरह का क्राउड उन्होंने पुल किया था, तो वो क्या चीज़ें जो रह गई, वो क्या चीज़ें थी इलेक्शन को मैनेज करने से रह गई कि वो पहली नहीं, दूसरी नहीं, तीसरे लेवल के ऊपर एज आ पार्टी इमर्ज की हैं। वो पार्टी जिसने लास्ट इलेक्शन कश्मीर में जीता था, जिनके प्राइम मिनिस्टर थे, अभी भी हैं लेकिन अब उतर जाएंगे, लेकिन अब वो थर्ड नंबर पे आई है। जो रिजल्ट्स हमारे सामने हैं, पीटीआई क्लियर कट विन है, 25 सीटें। ये कोई बड़ी बात नहीं। वैसे पीटीआई अगर हारती तो ये आज बहुत बड़ी खबर थी। जो पार्टी वफाक में होती है, कश्मीर का ट्रेंड यही है कि वही वहाँ पे हुकूमत बना दी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुबारकबाद देनी है तो चले मैं दे देता हूँ, लेकिन ये कोई बड़ी मुबारकबाद नहीं है। पीपल्स पार्टी ने हैरान कौन 11 सीटें ली हैं, जिसकी कंपेन नून लीग के मुकाबले में बहुत वीक थी बादियुल नज़र में, लेकिन वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे इमर्ज की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और इस वक्त सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी है आज़ाद कश्मीर के अंदर। PMLN 6 के साथ तीसरे नंबर पे, और दूसरे लोग जो है वो 2 के करीब हैं। ये ठीक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर 6,13,000 वोट लिए हैं, तो मुस्लिम लीग नून ने 4,91,000, पीपल्स पार्टी ने 3 लाख वोट लिए हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, तो मैं ट्वीट्स पढ़ रहा था नून लीग के, वो बड़े तरीक़ों से कह रहे थे हमने इतने वोट ले लिए, हमने इतने वोट ले लिए। डजंट मैटर एट द एंड ऑफ द डे हाउ मच सीट्स यू हैव बैक, दैट मेक्स द डिफरेंस। तो वो जो है उस लिहाज से तीसरे नंबर पर ये पार्टी आई है। नून लीग ने, बिलावल भुट्टो ने भी दबे लबे अंदाज में कहा जी धांधली हुई, तशद्दुद हुआ, वट एवर, लेकिन मरीम नवाज़ साहबा ने कहा है कि जी मैंने नताइज तस्लीम नहीं किए और ना करूँगी। मैंने तो 2018 के नताइज भी तस्लीम नहीं किए, ना इस जाली हुकूमत को माना है, वर्कर और वोटर को शाबाश दी, दिस एंड दैट। अब ये सवाल को पूछे कि इतने क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुए, जो इससे पहले एग्जिट पोल हुआ, जिन लोगों ने भी किया उन्होंने भी यही इंडिकेट किया था कि तहरीक इंसाफ जीतेगी। उसके बाद समझ नहीं आ रही कि क्या शिकस्त तस्लीम करना इस मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है, इसके लिए बड़ा आला ज़र्फ चाहिए, एज एफ के कोई आपने कोई बहुत बड़ा पहाड़ सर करना है। भाई शिकस्त हो गई, अब हार गए, आपने जलसों पे जोर दिया, आपने इलेक्शन को सही तरह मैनेज नहीं किया, कोऑर्डिनेट नहीं किया, और यही बात आज हमें ज़राए से पता चली कि जो सीनियर लीडरशिप है नून लीग की, वो यही कह रही थी कि जलसों पे ज़्यादा जोर था, इलेक्शन की मनसूबाबंदी नहीं की गई। तो इसको मानने में क्या हर्ज है? अब धांधली को भी इतना मजाक बना दिया कि जहाँ जेनुअनली धांधली हो रही है वहाँ भी लग रहा है कि अब धांधली जो है वो 2 नंबर हो गई है, मतलब धांधली है या नहीं है, मतलब इतना मजाक बना दिया अपोजिशन ने, खासतौर पर नून लीग ने। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं उनका तारुफ कराऊँ। जरताज गुल साहिबा है, सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब हैं, चौधरी मंजूर साहब हैं, ये तीनों लोग हमारे साथ मौजूद हैं आज के इस प्रोग्राम के अंदर। मुसद्दिक मलिक साहब, बहुत इबरतनाक शिकस्त है, लेकिन बहुत बड़ी बात होती है अगर आप इस शिकस्त को तस्लीम कर लेते। देखिए, मैं आपके सामने सिर्फ मुकदमा रख सकता हूँ, बाकी फ़ैसला मैं आप पे और अवाम पे छोड़ दूँगा। पहले एक मुकदमा तो आपने खुद ही उसका अल्हम्दुलिल्लाह सियाक़ो सबाक़ आपने पेश कर दिया कि 5 लाख वोट लेने के बाद इत्तफ़ाक़न हमें 6 सीटें मिली, और 6 लाख वोट लेने के बाद इत्तफ़ाक़न PTI को 25 मिली। ऐसे इत्तफ़ाक़ात हो सकते हैं, ये बात ठीक है कि हर जो हल्का है उसमें इत्तफ़ाक़न 50 वोट, 60 वोट, 100 वोट, 150 वोट PTI के ज़्यादा निकल आए, ये ठीक है, इत्तफ़ाक़ भी हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में और कल का जो इलेक्शन हुआ है उसमें महज ये इत्तफ़ाक़ तो नहीं है। आपने, मैं नहीं जानता आपने वो जो मैंने प्रेस टॉक की थी वो आपने देखी या नहीं देखी, उसके अंदर मैंने बड़ी स्पेसिफ़िक चीज़ें जो हैं वो सामने रखी थी। वो मेरे पास तमाम कागजात मौजूद हैं, अगर आप सवाल चाहेंगे तो मैं वो तमाम नहीं, धांधली की तो कोई रिपोर्ट नहीं आई मुसद्दिक मलिक साहब, धांधली की कोई रिपोर्ट नहीं। आपने इलेक्शन कैंपेन से इतना ही लड़ी, तो मैं दे देता हूँ जी मैं दे देता हूँ फिर, अगर वो नहीं आई। आपने सुबह वो क्लिप देखा जी, जहाँ पे वो सहेली सरकार का जो पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पे तमाम पोलिंग का अमला और पोलिंग का सामान जो है वो PTI की गाड़ियों में से निकला। आपने, मेरे ख्याल में वो क्लिप चला भी है,
वो टेलीविज़न पे भी दिखाया। जी मैं वो क्लिप नहीं देख सका, मैं प्रोड्यूसर से कहूँगा वो क्लिप दिखाएं। कौन सा क्लिप कह रहे हैं आप? दिखाएं जी मुझे जो कह रहे हैं। जी देख लीजिए। जी 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 आप फरमाइए जी। वो एक वज़ीर साहब जो हैं वो पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद थे, किसी और तमाम वायलेशंस के अंदर कवानीन की, वो भी चलता रहा है, वो भी पता नहीं आपकी नज़रों से गुजरा है या नहीं। उसके अलावा आपने ये भी देखा कि बेशुमार पोलिंग स्टेशन है। मैं आपको सिर्फ मुसद्दिक साहब, क्या ये धांधली आपके नज़दीक आपके खिलाफ हुई है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी हुई? क्योंकि वो सेकंड लार्जेस्ट है, आप तो पीपल्स पार्टी को भी आपसे आगे निकल गई है सारे मामले में। मेरे ख्याल में आज की अगर आप प्रेस टॉक सुन लें, आपने शेख रशीद साहब ने जो मुकदमा पेश किया है, जी सुनिए मैंने, या मुकदमा जो पेश कर रहे हैं जी चौधरी फवाद चौधरी साहब हमारे दोस्त जो मुकदमा पेश कर रहे हैं, तो उससे आपको बड़ा क्लियरली पता चल जाएगा कि शेख रशीद साहब ने तो साफ अपने मुंह से कह दिया कि इसका कोई ताल्लुक वोट से नहीं, इसका ताल्लुक किसी और चीज़ से है, यानी कि PMLN के बयानिए से है। और उन्होंने ये भी कह दिया, आप अगर क्लिप चलाएंगे उनका तो सामने आ जाएगा, कि जब तक ये बयानिया नहीं बदलेगा तब तक ये इलेक्शन नहीं जीतेंगे। यानी वो ख़ुद अपने मुंह से वो बात कर रहे हैं जो ऑपोजिशन को करनी चाहिए, जो ऑपोजिशन कर रही थी कि जनाब इसके अंदर धांधली होती है, धौंस धांधली होती है। और मैं आपको दोबारा ये कहूँगा कि मेरे पास वो तमाम जो बदउनवानियाँ 2 या 3 जगहों पे हुई हैं वो लिखी पड़ी हैं। अगर आप चाहेंगे, आपके पास वक्त होगा तो ये आपका पॉइंट आ गया, यानी आप ये मानने को तैयार नहीं है। मेरी बात छोड़ जी, आपकी बात नहीं छोड़ूंगा मैं, आप ही को पकड़ना है मैंने। मेरी बात तो सुन लें, आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, आप ये मानने को तैयार नहीं है कि आप हार सकते हैं? मतलब आप लोग नाकाबिले शिकस्त हैं, आप कभी नहीं हार सकते। अगर आप हारेंगे तो धांधली होगी, अंडरस्टूड है, ये मान लिया जाए अब? नहीं ऐसी बात नहीं कामरान साहब, ऐसी बात तो नहीं है ना। मगर अगर धांधली के शवाहिद मौजूद हैं, और मैं वो बार बार आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको देता हूँ, मेरे पास जो लिखे पड़े हैं। आप जरा फवाद चौधरी साहब का सवाल सुन लीजिए आपकी लीडरशिप के लिए, ये उसके बाद आपने जवाब देना, फिर मैं आगे जाऊँगा। सुनवाई जी, फवाद चौधरी साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की और उन्होंने बजाय इसके कि ये फैक्ट फाइंडिंग मशीनरी जो है, फैक्ट फाइंड्स जो थे, ये नून लीग की तरफ से आते हैं या पीपल्स पार्टी की तरफ से, ये तहरीक इंसाफ की तरफ से है? सुन लें। उसूली तौर के ऊपर अगर नून लीग और पीपल्स पार्टीज कोई उनमें रमक भी है पार्टी की, तो उनको चाहिए कि वो बिलावल भुट्टो से और मरियम नवाज शरीफ से इस्तीफा ले ले। खुद भी उनमें अगर कोई थोड़ी बहुत सियासी तौर के ऊपर कोई शर्म है, शिकस्त की जिम्मेदारी उन्हें कबूल करनी चाहिए। पाकिस्तान के नैरेटिव के ख़िलाफ़ जिस किस्म की मरियम नवाज शरीफ ने एक बयानिए के ऊपर कैंपेन की, उसका नतीजा है नवाज शरीफ ने जो हमदुल्ला मुहिब से मुलाकात की इलेक्शन से सिर्फ एक दिन पहले, उसके असरात कश्मीरियों ने वहाँ पर उनको दिखाएं। जी योर टेक सेनेटर साहब। जी हाँ, जी तो पहली बात तो ये है कि इस हुकूमत से इस वक्त कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। इस हुकूमत की खारजा पॉलिसी तो ये है कि हम रुस गए हैं, यानी अमेरिका ने हमें टेलीफोन नहीं किया, हम रुस गए हैं, हम बात नहीं करेंगे। यूनाइटेड किंगडम ने, बरतानिया ने हमें टेलीफोन नहीं किया, तो अब हमने ऐसा किया कि जो हमारा वहाँ पे जाने का प्रोग्राम था हमने कैंसिल कर दिया। उससे पहले आपको याद होगा कि चीन पे इल्ज़ामात लगाए इस हुकूमत ने कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं उनमें चोरियां हुई हैं, जिस पे आपको याद होगा कि चीन के सफ़ीर जो हैं। सर मैं इसके ऊपर बाद में आता हूँ सेनेटर साहब, मैं ज़रा पहले ये इलेक्शन के रिजल्ट पर ज़रा मैं इनकी भी राय ले लूँ। मैं इस पर बाद में आता हूँ कि जो जिस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने पाकिस्तान को गालियाँ दी, उसके साथ नवाज शरीफ साहब क्यों मिले, ये सवाल बाद में होगा आपसे। लेकिन जरताज गुल साहिबा, क्या इस वक्त क्या सवाल उठा रहे हैं? आपने जो क्लिप चलाया उसके हवाले से मैं तो सर वो तो यही सवाल था जो मैं भी आपसे कर रहा था कि वो कह रहे थे इस्तीफा दे देना चाहिए मरियम नवाज साहिब और बिलावल साहब को कि उन्होंने इलेक्शन सही तरह नहीं चलाया। ये बढ़िया जी ये वैसे तो शर्म का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए PTI को, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात मेरे ख्याल में 13-14 पता नहीं कितने हुए, आपने कवर किए थे वो, जिनमें हर एक में शिकस्त हुई। यानी खैबर पख्तूनख्वा में शिकस्त हुई, सिंध में शिकस्त हुई, पंजाब में शिकस्त हुई, बलूचिस्तान मुझे अब याद नहीं है वो एक वहाँ पे था, उसमें शिकस्त हुई या नहीं। तो अगर वो शर्म हमको उनको मगर नहीं आती, अगर ये बात ठीक है कि एक इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर, चाहे जिसे हम सिलेक्शन समझते हैं, ठीक है सर आपका ये पॉइंट आ गया, मुझे आगे भी जाना है। सेनेटर साहब मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, छोड़े उनके जवाब को छोड़े, उनके बाद दोबारा आते हैं। जरताज गुल साहिबा, ये कोई बहुत बड़ा चॉइस है, बहुत वार्म वेलकम आपको भी। जरताज साहिबा, ये कोई बहुत बड़ा तीर तो नहीं चलाया आप लोगों ने? आपकी पार्टी पहले पावर में थी वफाक के अंदर, अब वो दोबारा जो है वफाक में जो होती है वही बनाती है कश्मीर में,
तो इसको आप किस तरह देखते हैं, और ये आप जो मशवरे दे रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी को कि उनकी लीडरशिप मुस्ताफ़ी हो जाए, आपको लगता है कोई मुनासिब बात है? उन्होंने बड़ी अच्छी कैंपेन चलाई है दोनों पार्टी से, और बिलावल साहब ने तो खैर 11 सीटें वहाँ पे ले ली हैं। अच्छा, थैंक यू कामरान शाहिद साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपने जामी साहब के वालिद साहब का इंतकाल का जिक्र किया, अल्लाह ताला उनको सबसे ऊंचा दर्जा अल्लाह ताला जन्नत में दे। और जामी साहब खुद यंग है, तो उनके वालिद साहब की वफ़ात का सुन के, क्योंकि वालिद साया होते हैं बहुत बड़ा, तो मैं मेरी तरफ से ज़रूर ये अफसोस उनको पहुँचा। बहुत शुक्रिया आपका, मैं ज़रूर पहुँचाऊंगा। दूसरी थैंक यू जी। अब दूसरा ये कि सबसे पहले तो मैं जो कश्मीरी अवाम है जो बहुत समझदार है, गयूर और बहादुर अवाम है, और एक वक्त से जो है वो हमेशा फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर और लीडरशिप के ऊपर नज़र मरकूज़ किए हुए होते हैं, मैं उनका बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं, आपने कहा कि अल्फाज क्या बोलना चाहिए, चले मैं कोई लफ्ज़ ही नहीं इस्तेमाल करती हूँ, मैं सिर्फ वो बयानियाँ इस्तेमाल कर लिए तो जो मरियम बाजी के अपने अल्फाज है। मैं अपनी तरफ से कोई बयानियाँ देती नहीं हूँ, क्योंकि मैं अच्छी नहीं लगती जब इंसान जीत जाता है तो वो इसलिए इस तरह बात ना करे, क्योंकि हमारी नज़रें तो जी, क्योंकि हमारी नज़रें तो हैं 2023 के इलेक्शन पे, और इंशाल्लाह हम अपने मोमेंटम को जारी रखेंगे। और ये जो कश्मीर का इलेक्शन हमने जीता है, तो इंशाल्लाह ये हमारी तीसरी विक्ट्री है 2018 की, फिर गिलगित बल्तिस्तान की, और फिर इसी तरीके से कश्मीर की। और इंशाल्लाह 2023 के इलेक्शन के ऊपर हमारी नज़रें तो पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह हम अपनी हुकूमत बनाएंगे, हम तो स्ट्रैटेजी पे गौर करें। लेकिन जो अल्फाज बयानिए आपने कहा कि क्या कहना चाहिए, आपको ऐसी बात नहीं सूट करती कि आप यूँ मशवरा दे किसी को, तो शिकस्त तो हो जाती है। तो फिर बेहतर ये कि मैं अल्फाज नहीं इस्तेमाल करूँ और मैं सिर्फ मरियम बाजी के अल्फाज इस्तेमाल करूँ। 20 दिन के इलेक्शन कैंपेन की मरियम बाजी ने, और उन्होंने कहा कि कश्मीर बेचने वालों का एहतसाब करेंगे, तो फिर इलेक्शन में एहतसाब हो गया। कश्मीर बेचने वालों को मुंह की खानी पड़ी, वो तीसरे नंबर पे आए। दूसरा, मरियम बाजी के अक़वाल ज़रिए उन्होंने फरमाया कैसी इबरतनाक शिकस्त, तोबा तोबा, यकीन जानो इस जिल्लत और रसवाई से तो बेहतर है कि बंदा घर में मुंह छुपा के बैठ जाए। तो मेरा ख्याल में PMLN के लिए और मरियम बाजी के लिए मुंह छुपाने का और जिल्लत और रसवाई और घर में बैठने का वक्त हुआ चाहता है। बेहतर ये है कि वो अपने रवैये पे गौर करें, दूसरे ऊपर उंगलियां न उठाए। और रवैया क्या है? 20 दिन के इलेक्शन में उन्होंने मजहब कार्ड खेला, यहूदी कार्ड उन्होंने खेला, औरत कार्ड उन्होंने खेला, अफगान कार्ड खेला, पंजाबी कार्ड खेला। नहीं किया तो उन्होंने मोदी के बारे में कुछ नहीं कहा, अपने पोर्टफोलियो 5 साल दौरे हुकूमत के बारे में कुछ नहीं कहा जो कश्मीर में था, करप्शन के बारे में कोई बात नहीं की, उन्होंने मोदी के बारे में कोई बात नहीं की, कश्मीर के राइट्स के लिए कोई बात नहीं की, कुलभूषण यादव के बारे में कोई बात नहीं की। बात की तो सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में बात की, तो वो तो मुंह की खानी पड़ रही थी। अब आप एक काउंसलर लेवल की खातून को आप नेशनल इलेक्शन कैंपेन में भेजेंगे? काउंसलर लेवल, ओ भाई, इसी काउंसलर लेवल ने 11 ज़िमनी इंतखाब में मेजॉरिटी जीते हैं नून लीग ने, इसी काउंसलर लेवल ने। अच्छा सुन लेना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुन लें जी। आपसे बात हो रही है जिसने आज तक इलेक्शन नहीं लड़ा, जी इलेक्शन नहीं लड़ा, पोर्टफोलियो पे कोई चीज है नहीं, काउंसलर वो बन नहीं सकी, वहां जाके कहती है मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी कश्मीरी हूँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मैं तुम्हारी हमसाई हूँ, लिहाजा मुझे जात बरादरी के ऊपर वोट दे दो। लेकिन वो नहीं बताना था ना कि कश्मीर के बारे में उनकी पॉलिसी क्या है। वैसे ज़रदार साहिबा एक बात बताएं, वैसे एक बात है कि देखें, बहन होने के लिए जरूरी नहीं होता कि आप इलेक्शन लड़ें तो आप बहन होंगी, वो तो बहन कोई भी हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, वैसे 5 बंदे जो आपने नून लीग के तोड़े हैं और जिस तरह वो अपनी पार्टी में आपने शामिल किए, ये तो आपने कमाल किया, आपने तो रिप्ले कर दिया 2018 के इलेक्शंस का, कमाल है। अच्छा, मैं इसका भी जवाब दे देती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा क्या कमाल लीडर है प्राइम मिनिस्टर के 23 साल की जदोजहद के बाद इतने नए लीडर पैदा किए, पार्लियामेंट में लेकर आए हैं, पुराने एक्सपीरियंस लोगों समेत। वहां पे ज़ीशान जो हमारा ISF का जो टाइगर है, उसने राजा फारूक हैदर को हराया है। क्या इन्होंने कोई लीडरशिप पैदा की? लीडरशिप के लिए इनको अपनी जो इनके 5 लीडर लिए आपने, पिछले सिक्के चले हुए सिक्के 5 इनके जो लिए आपने इलेक्टेबल्स, उनके बारे में क्या ख्याल है? मैंने तो कामरान, मैंने तो आपको सिंपल सी बात कह दी
कि 23 साल की जदोजहद के बाद मैं पार्लियामेंट का हिस्सा बनी हूँ। हाँ नए जी, हाँ लीडर जी, पैदा किए, मुराद सईद आए हैं, अली अमीन गंडापुर आए हैं, हमाद अजहर आए हैं, फरूख हबीब आए हैं। तो कश्मीर में क्या हो गया आपको? वहां पे सरताज गुल क्यों नहीं थी? वहां मुराद सईद कोई क्यों नहीं था? वहां पे गंडापुर साहब का नाम तो मैं इसलिए ले रहा कि उन्होंने बहुत गालियां दी है नून लीग को भाई, बहुत पर्सनल हुए। अच्छा एक मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने, एक मेरी बात सुने, आप एक बात, आप बीइंग अ वुमेन, मेरी बात आपसे बात कर रहा हूँ यार, आपसे बात कर रहा हूँ, बीइंग अ वुमेन वुड यू इंडोर्स जो लैंग्वेज कश्मीर इलेक्शन में यूज की गई? इससे पहले चौधरी साहब की तरफ जाऊं, सुनवाएं यार गंडापुर साहब की लैंग्वेज सुनवाएं जरा, जरताज गुल साहब का कमेंट लेते हैं ना, बीइंग अ वुमेन क्या कहती हैं, सुनवाएं। ओ डाकू नानी मरियम, तू कहती है ना कि जैसा मुंह वैसे थप्पड़, मेरे पास ऐसी ऐसी बातें हैं कि खुदा की कसम इतने थप्पड़ पड़ेंगे तुम्हारे मुंह पे जो हमारे पैसों पर तूने 8 करोड़ की सर्जरी कराई है, ये उतार के तेरा असल चेहरा कौम के सामने ले आऊंगा। Being a very credible woman politician, would you like to endorse ये जो अमीन गंडापुर साहब ने जो लैंग्वेज यूज की है एक और खातून के बारे में, छोड़े वो मरियम नवाज है जो भी है, एक खातून पॉलिटिशियन के मतलब की लैंग्वेज यूज की गई है, ज़रताज साहिबा? अगर एक खातून चोरी करे, अगर एक खातून पनामा की कन्विक्टेड क्रिमिनल हो, अगर एक खातून कहे कि मेरी पाकिस्तान तो क्या बाहर भी कोई प्रॉपर्टी नहीं और हर जगह उसकी प्रॉपर्टी निकल आए, अगर एक खातून नैब के कोर्ट्स के ऊपर पथराव करे, अगर एक खातून जो है जजेस नहीं, सर्जरी का क्या ताल्लुक है इससे? सर्जरी का क्या ताल्लुक है इससे? मेकअप का क्या ताल्लुक है इससे? मेरी बात सुन ले जी, आपसे बात कर रहा हूं, मेरी बात सुन ले, और पूरी इलेक्शन कैंपेन को लीड करे और किसी की जादू टूने की बात करे, वहां पे किसी के यहूदी किसी के बच्चों को कहे कि फलाने की गोद में पले हुए हैं, जब उसको जवाब आए, वो लीडर को कहे कि मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारूंगी, वहां पे जब लीडर बात करे, जब उसको जवाब आए तो आगे से फरमाती है औरत कार्ड। यहाँ पे ऑनरेबल अगर आप मुझे, मैं जरताज गुल अगर यहाँ पे बैठी हुई है ना, तो मैं औरत कार्ड के लिए नहीं बैठी हुई हूँ, मैं अपना इलेक्शन लड़की जीत। चलो जी, अब मर्द कार्ड की तरफ जाते हैं, चौधरी साहब की तरफ। ड्रामेबाजी के ऊपर वोट नहीं लेती। बिल्कुल ठीक है जी, पॉइंट आ गया आपका। जवाब सुनना पड़ेगा। आप जरा वीडियो चलाएं ना मरियम की, जरा जबान दराजी की जरा वो करे, उसको भी कंडेम करें तो इसको भी मैं कह रहा हूं जी, मैं जब उनका होता है उनको भी कंडेम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने आपसे बीइंग अ वुमन, चले अब हम, मैं कह रहा हूं मर्द कार्ड की तरफ जाते हैं, और चौधरी साहब से बड़ा मर्द कार्ड कौन सा होगा? चौधरी साहब बहुत जी जी, चौधरी साहब मैं तो कहता हूं बराबरी का कार्ड होना चाहिए, औरतों ने रौला डाला हुआ है, औरत कार्ड और मर्द कार्ड, बराबरी का कार्ड, इंसानियत का कार्ड होना चाहिए जनाब जी। चौधरी साहब बात ये है, सही कह रहे हैं, इंसानियत का कार्ड होना चाहिए जी। चौधरी साहब आप हैं इंसानियत और मर्दानगी की मूरत कार्ड है, आप वो सियासी कार्ड है। एक तो बहुत मुबारक हो आपको चौधरी साहब, माशाल्लाह 11 सीटें लेके आपने सबको पिछाड़ दिया। मुझे बताएं, चले नून लीग का तो ये रोला धोला बनता है यार, अब धांधली हुई, ये हो गया, वो 6 नंबर पे आगे हुकूमत में थे। सर आप तो नहीं मानते ना कि कोई बड़ी मुनज़्ज़म धांधली हुई, अदरवाइज 11 सीटें आपको भी मिली चौधरी साहब? बहुत शुक्रिया। एक तो जामी साहब के वालिद साहब का मुझे बहुत अफसोस है, अभी आपके ज़रिए ही पता चला जी। दूसरा आपका शुक्रिया कि आपने शाहिद साहब का इंटरव्यू किया। अच्छा। और आपसे गिला भी करना है जी जी, बताइए कि आपने इतना लेट क्यों किया। अच्छा। वो तारीख जो उन्होंने बयान की है, इतनी हकायक तारीखी बयान किए हैं उन्होंने जी जी। और मैं पूरा तो नहीं सुन सका, लेकिन वो बहुत सारी और भी तारीखी बातें हैं। मेरा ख्याल है और एक इंटरव्यू और बनता है उनका। ज़रूर इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत, बहुत सारी चीज़ें हैं चौधरी साहब जी। बिल्कुल, वो बड़े क्लिप्स बड़े वायरल हुए हैं जी, अभी भी हमारे ग्रुप्स में आज भी शेयर हो रहे हैं, हर जगह पे जा रहे हैं। वो मौलवी मुश्ताक साहब वाली बात ज़्यादा वायरल हो गई मेरा ख्याल है जी जी जी, वो भी और बाकी भी काफ़ी बातें हैं जो वायरल हुई। बहुत शुक्रिया आपका। खैर, दूसरा देखें अभी जो आपने सवाल किया कि ये जो थप्पड़ों की बात हो रही है, मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ा थप्पड़ तो इलेक्शन कमीशन के मुंह पे है। अच्छा। जिसने लेटर लिखा और उस पर अली अमीन गंडापुर साहब को वज़ीर आज़म साहब साथ ले जाकर बिठाकर जलसे में कह रहे हैं कि ये इसलिए मुल्क बर्बाद हुआ कि कानून पे अमल दरामद नहीं होता। यानी वो लेटर लिखा हुआ है वज़ीर आज़म को कि इसको कश्मीर में दाखिल नहीं होने देना, और वो साथ ले जाते हैं और बैठा कर ये फरमाते हैं। दूसरी बात ये है, देखिए मुनज़्ज़म धांधली कैसे होती है। अभी फरमा रही थी बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब, चलो 2016 के इलेक्शन से पहले चले गए, उनके साथ चौधरी मकबूल, लाहौर से गुलाम महीउद्दीन, बड़े और भी बेशुमार नाम है जिनको मैं गिन सकता हूँ। लेकिन 2016 के टिकट पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लड़े थे वो अभी जीते हैं। चौधरी रशीद गुजर साहब मुजफ्फराबाद से, फ़हीम रबानी जीते हैं पलंदरी से, मोहम्मद सैन एडवोकेट जीते हैं। ये सारे लोग हैं
और जिनको निकाला जाता है पार्टियों से जो जीतने वाले होते हैं, मतलब अगर एक इलेक्शन थोड़े मार्जिन से हार जाए तो पता चल रहा होता है कि अगला इलेक्शन वो जीतेंगे। ये एक पहलू था। फिर हमने जब इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिखा और मिनिस्टर नहीं रुका और मिनिस्टर खुद फायरिंग करता रहा, जो तूफ़ान बदतमीज़ी और जो पैसों की तकसीम है सारा होता रहा, वो दूसरी टाइप थी धांधली की, कि इसका मतलब इलेक्शन कमीशन बेबस हो गया इस हुकूमत के सामने, और उसकी बेबसी जो है वो आज सबके सामने। तीसरी बात, सही देखिए ये धांधली कैसे हुई। अब हम 2 सीटों पे हम कह रहे हैं कि हमें रिकाउंटिंग दें। अच्छा, रात को 700 कुछ वोट से हमारे अशफाक जफर राजा फारूक हैदर साहब से जीत गए। राजा फारूक हैदर साहब दरअसल दूसरी सीट से जीते थे, उनको उधर से हरवा कर इधर से कंपनसेट करने के लिए 300 कुछ वोटों से जितवा दिया गया। आज वो अभी अशफाक जफर की मैं वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे मेरा एक सवाल है आपसे, रिजल्ट है सर, मेरा आपसे सवाल है कि आपने माशाल्लाह 11 सीटें जीती, उसके बावजूद आप कह रहे हैं ये मुनज़्ज़म धांधली हुई है या ये फ्रिक्शन? मैं मिसालें दे रहा हूं ना, मैं मिसालें दे रहा हूं, मैं मिसाल दे रहा हूं। अगर एक बंदा जाकर कहता है कि ये मेरे पास 700 कितने वोट का जीता हुआ रिजल्ट है और आपने मुझे 300 इतने से हरा दिया, मुझे रिकाउंट चाहिए, तो रिकाउंटिंग नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल जी। मेरे दोनों साथी जो हैं आप समेत, कौन इत्तेफाक नहीं करेगा अगर इतना। दूसरा, हमारा पूंछ से सरदार गुलाम सादक साहब, साबिक स्पीकर साहब का बेटा, उनकी डेथ हुई है, उनकी जगह पे उनका बेटा लड़ रहा था, सऊद बिन सादक, वो कुछ 200 से कम वोटों से उसको हरा दिया गया और वो रिकाउंटिंग मांग रहा है। तो क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खुद से ये नहीं कहना चाहिए? और तीसरी सीट बाग वाली, और बाग वाली सीट पे 4 पोलिंग स्टेशन पे रिजल्ट वो रीपोल का कह दिया गया है। तो आप कोर्ट में चले जाएं, आप कोर्ट में चले जाएं अगर वो रीपोल नहीं मानते इलेक्शन कमीशन। अब मैं नहीं, कोर्ट में क्यों जाएं जब पहला राइट हमारे पास मौजूद है। चीफ इलेक्शन कमीशन को रिकाउंटिंग करनी चाहिए और रिटर्निंग ऑफिसर को करनी चाहिए जब उसके पास एप्लीकेशन की है, जब मार्जिन इतना कम है, जो रिजेक्टेड वोटों। लेकिन चॉइस साहब, चलो मुझे एक बात बताएं ना, चॉइस साहब एक मेरी बात सुनो। चॉइस साहब, आपकी ये पॉइंट आ गया, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे। अब दूसरी, मैं एक सवाल कर लूं फिर आप दूसरी बात इकट्ठी कर लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जितना धांधली का नैरेटिव आप लोगों ने उठाया था, आपने और नून लीग ने मूवमेंट चलाई, चलो रह गई बीच में, लेकिन एक परसेप्शन तो आपने बना दिया है कि जिससे लोग अलर्ट हो जाएंगे, यार आइंदा इलेक्शन में धांधली नहीं होनी, आरटीए सिस्टम नहीं होना। लेकिन अब कश्मीर के ऊपर जब ये एक बड़ा महदूद इलेक्शन हुआ है 45 सीटों के ऊपर, इस पे भी आप और नून लीग ये कह रहे हैं कि बड़ी मुनज़्ज़म धांधली हुई है, कहीं पे कुछ हुआ है, कहीं पे कुछ हुआ है। तो ये 2023 के इलेक्शन में सर फिर क्या होगा? फिर ये तो आपको बता रहा हूं जी। नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूं भाई, किस तरह से बंदे निकाले गए, किस तरह से इलेक्शन डे पे धांधली हुई, किस तरह से रिजल्ट तब्दील किए गए, मैं तो आपको मिसालें देकर बता रहा हूं। एक बात, दूसरी बात यह है कि देखें ये आरटीएस सिस्टम या मशीनों का मसला है। क्या इंडिया में जब मशीनें नहीं थी वहां पे इलेक्शन पे कोई सवाल करता था? सही। क्या बरतानिया में कोई सवाल करता है इलेक्शन के ऊपर? मशीनों का इशू नहीं है, जो मशीनें चलाने वाले बंदे हैं या बिठाने वाले बंदे हैं, इशू उनका है। अगर आप ये पीटीआई इस तरह से ही इलेक्शन करना चाहती है जिस तरह से 18 का हुआ, और ये बिल्कुल वो सोच समझ के डेट रखी गई, 25 जुलाई की डेट सोच समझ के रखी गई ताकि हम उसको रेप्लिकेट कर सकें, जो कुछ वहां पे हुआ था बिल्कुल सेम रेप्लिकेट किया गया। एक सेकंड सर रुक जाइए, बिल्कुल सेम रेप्लिकेट। जरताज गुल साहब, इससे पहले ब्रेक लो, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस एलिगेशन? 1 मिनट आपके पास है कि ये अगर यही सिस्टम चलता रहा फिर तो ये अगला इलेक्शन बड़ा मशकूक हो जाएगा। चॉइस साहब ने जो बातें की, देखिए ये जी, अब जारी बात है चौधरी साहब को या स्टेटस को धांधली वाला इलेक्शन सूट करता है। इनको गम ये कि धांधली नहीं हुई और धांधली इनके हक में नहीं हुई। इनको रिग्ड इलेक्शन की आदत है, चूंकि पहली दफा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है। जब ये फेडरल गवर्नमेंट में थे, जब ये जीता थे तो कश्मीर में तो फेयर था, और 11 सीटों से धांधली करके इसको पीपल्स पार्टी जीती है, वो खैर है। हमारे 2 कारकुनों को शहीद कर दिया, क्या वो खैर है? मतलब ये किस किस्म की धांधली है कि ये 11 सीटें जीत गए, वो ठीक थी, फेयर थी। पीटीआई जो वो कह रहे हैं हम 11 से ज्यादा जीते, वो ये कह रहे हैं 11 तो वो जीत गए पर मुश्किल। हाँ जी, स्टैंडर्ड अब वो कहते हैं ना घिसा पिटा बयान है, स्टैंडर्ड बेहतर करें, बात बेहतर करें। और अगर आपको धांधली का है तो आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल में चले जाएं। राइट, एक तो सबूत दिखाए ना जाए। एक ब्रेक में लूंगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है कि नून लीग की वहां हुकूमत थी, उनके प्राइम मिनिस्टर वहां मौजूद थे, उसके बाद नून लीग का ये कहना कि जी इलेक्शन में धांधली हुई और वाकयात हुए, ये समझ से बालातर है। मुसद्दिक मलिक साहब से दोबारा जानने की कोशिश करेंगे, क्या उनको अपनी सफ़ों के अंदर, लीडरशिप के अंदर कोई मशवरा देने का, कोई नया सोच देने का कोई
इलेक्शन को डिफरेंट तरीके से लड़ने का प्लान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने देखा कितना एक्सेप्शनल परफॉर्म किया, हालांकि बीच में बिलावल साहब ये कैंपेन छोड़ के अमेरिका चले गए थे और लग रहा था कि पीपल्स पार्टी की कैंपेन नीचे आ गई है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस सारे माहौल में, सारे मामलात के अंदर 11 सीटें जीत के लार्जेस्ट पार्टी बनी है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, कब तक धांधली को हम पीटते रहेंगे? और फिर क्या अब ये मौका नहीं आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स को एक्सेप्ट कर लिया जाए, क्योंकि 2025 में इससे बड़ा इलेक्शन होना है। एक ब्रेक के बाद जी मुसद्दिक मलिक साहब, जो बातें वज़ीर दाखिला कर रहे हैं, जो बातें फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपको इलेक्शन में हारने की एक वजह यह भी थी कि आपका जो बयानिया जिसमें नवाज शरीफ साहब मुल्क दुश्मन अनासर के साथ मिले हुए हैं, कभी उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मियाँ साहब के ऊपर, शहबाज गिल साहब का आई थिंक मैंने ट्वीट पढ़ा कि वो इंडियंस के साथ मिल रहे हैं लंदन में। अफगानिस्तान के जो कौमी सलामती के मुशीर हैं हमदुल्ला मोहिब, उनके साथ उन्होंने, हमदुल्ला मोहिब ने, आपको पता है कितना पाकिस्तान के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल की, उसके बावजूद नवाज शरीफ साहब का उनसे मिलना, क्या पार्टी को इन मुलाकातों का पता? आपको लगता नहीं कि आप जो तीसरे नंबर पे आए हैं उसकी वजूहात में ये भी शामिल है कि शायद लोगों को नवाज शरीफ साहब का इस तरह का बयानिया, अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो पाकिस्तान के खिलाफ जज्बात रखता है, मिलना पसंद नहीं आया? मुसद्दिक साहब जी, 4 चीज़ों का जिक्र हुआ जी, मैं चारों का जवाब दे देता हूँ। पहले तो ज़रताज गुल साहिबा ने कहा कि हर चीज़ का जिक्र हुआ, मोदी का जिक्र नहीं हुआ। जी, मोदी का जिक्र वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कर दिया था ना, जब उन्होंने कहा था कि मोदी आया है तो अब कश्मीर का मसला हल होगा, और जो उनकी कैंपेन उन्होंने लॉन्च की थी, तो मोदी का जिक्र तो खान साहब ने कर दिया था, फिर और किसी को क्या करना था? फिर वो जब आके कई घंटे बाहर बैठे रहे मोदी से मिलने के लिए, जब यहाँ से एक जहाज़ लेकर गए थे, और फिर उन्होंने मोदी से मिलने के बाद बताया कि मोदी कितने अजीम आदमी हैं, तो वो जिक्र कर चुके हुए थे उनकी अज़मत का भी और कश्मीर के हवाले से भी। फिर आपने कहा कि वो कश्मीर का जिक्र नहीं किया। जी, कश्मीर का जिक्र तो वज़ीर आज़म कर चुके हुए थे ना, तो किसी और को करने की क्या ज़रूरत है? उन्होंने जब जिक्र किया था कि मैं आज वर्ल्ड कप जीत चुका हूँ अमेरिका में जाके और सालसी करके आया हूँ, या उसके बाद जिस दिन करारदाद अपोजिशन लेकर आई थी और ये चौधरी साहब को के बड़े रहनुमा उधर मेरी मौजूदगी में सब मौजूद थे, जब हमारी मिन्नतें की गई कि आर्टिकल 370 को निकाल दो, या उसको भी छोड़ दीजिए, जब जो वज़ीर थे, वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 से क्या होता है, अरे उसको भी छोड़ दें। ये जो वज़ीर आज़म ने अभी तकरीर की है जिसमें उन्होंने वो तमाम करारदादें यूनाइटेड नेशंस की, जिसके तहत 70 साल से मुल्क मुकदमा लड़ रहा है कश्मीरियों का, जो आखिरी उनकी तकरीर है वो तमाम करारदादें रद्दी की टोकरी में उन्होंने फेंक दी हैं। तो अगर कश्मीरी राइट्स का जिक्र इतने आला तरीके से वज़ीर आज़म ख़ुद करते रहे हैं और मोदी का भी, तो किसी को करने की क्या ज़रूरत है? और भाई ये कामरान साहब, ये औरत कार्ड के हवाले से आप क्या बात करते हैं? आप किस चीज़ का इल्ज़ाम दे रहे हैं अमीर गंडापुर साहब को? आप वज़ीर आज़म का वो क्लिप चलाएं, वो आपको याद है CCPO वाल जो एक हमारे यहाँ एक खातून का रेप हुआ था, तो CCPO ने कह दिया था कि वो क्यों गई। जी, अब आप ऐसा करें कि जो बैनुल अक़वामी एक इंटरव्यू उन्होंने दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में जिनसी तशद्दुद अगर औरत पे हो तो क्यों ना हो, मर्द क्या रोबोट हैं? अगर औरतें कपड़े सही नहीं पहनेंगी तो फिर मर्द क्या करेंगे? वो क्या रोबोट हैं? तो आप मुझे ये बताइए कि अगर वज़ीर आज़म ये बात करें तो आपको अमीन गंडापुर साहब की बातों पे क्या आपको एतराज़ है? किस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वाली बात भी कर दें, वो जो क्यों मिले उनको पाकिस्तान के खिलाफ जैसे बयान दिए भाई। जी, मैं आ रहा हूँ, अभी मैंने कौन सी चीज़ छोड़ी है अभी तक? मैं सारी भाई पकड़ लिया आपने, अब जवाब दे रहा हूँ। जी हाँ, अच्छा चलिए, औरत कार्ड में काफी टाइम लगाया आपने, तो मैंने पकड़ी। अब जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप काट दीजिए, अगर दोबारा रिपीट में ये काट दीजिए। नहीं देखिए वक्त बच जाएगा ना। अच्छा देखिए, अब आप ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ये है कि हम रुस गए हैं। वज़ीर आज़म साहब की ईगो इतनी बड़ी है कि अमेरिका ने टेलीफोन नहीं किया, हम रुस गए, अब अमेरिका से बात नहीं करेंगे। इंग्लिस्तान ने टेलीफोन तो नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं उनकी जगह पे बातें, आप ये कह रहे हैं मेरे भाई, आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब उनकी जगह। अरे बात पूछ रहा हूं आपसे, बात तो पूरी करने थे। अभी तो मैंने आपको कामरान शाहिद साहब ये नहीं बताया कि 1 साल पहले तक तो चीन को चोर कहते थे कि चीन के साथ जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं उन सब में चोरी हुई है। उसके बाद आपको याद होगा कि मलेशिया और तुर्की के हक में कहते रहे, फिर सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को नाराज किया, फिर जाके उनको मनाते रहे। भाई मुद्दे पे आए, वक्त कम है कि हम किसी से बात,
जी। अरे यार बात ये है कि पाकिस्तान के बिहाफ पे कौन बात करेगा? ये वजीर आजम तो करने वाले नहीं। आप मुझे बताएं हमारी खारजा पॉलिसी क्या? फुल हाउस क्लेम आपको। आग लगी है अफगानिस्तान में, हम किसी अफगानी से बात नहीं करेंगे, हम अमेरिका से बात नहीं करेंगे, हम बरतानिया से बात नहीं करेंगे, आजकल चीन से कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से सुलह सफाई। आपका पॉइंट आ गया सर, मैं जल्दी जाना है, वापस भी आना आपके पास, मुझे आपका पॉइंट समझ आ गया, आगे। अच्छा एक बात, जरताज गुल साहिबा औरत कार्ड में बात नहीं कर रही, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जैसी खातून ने जब इक़्तिदार में आई अगेंस्ट ऑल हैवी ऑड्स मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, तो ये औरत कार्ड सब फजूल बकवास खत्म हो गया। जिसने अपने आप को प्रूव करना होता है, औरत हो या मर्द हो, वो देखती नहीं कर देती, और आप भी माशाल्लाह उसकी एग्जाम्पल है। इस पर आ जाए कि वो कह रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर रुस गए हैं अमेरिका से सबसे, तो नवाज शरीफ साहब जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के बिहाफ पे मुलाकातें करते फिर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ठीक कर रहे हैं। ये तो चौधरी साहब भी इस बात पे ज़ेरे लब मुस्कुराएंगे ये बात सुन के, लेकिन आप पहले कमेंट करें कि वो ठीक कर रहे हैं मामलात को मियाँ साहब वहाँ पे? जी कामरान शाहिद साहब, वो एक शेर है कि जब्त लाजम है मगर दुख है कयामत का फराज, जालिम अब के बिना रोएगा तो मर जाएगा। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब जो है पे दर पे बदतरीन शिकस्त के बाद जो मरियम बाजी ने PMLN के नसीब में लिख दी है, उसकी वजह से मुझे पता है जिस थेरेपी का जो उनको ज़रूरत है, जो उनके हालात हैं, अपना जवाब देने के बजाय दूसरे के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। देखिए बात उन्होंने बड़ी गोल गोल घुमा के की, पर अपने गिरबान में नहीं झांकते हैं कि जिन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर खवातीन को वर्बल डायरिया कहा, जिन्होंने ट्रैक्टर ट्रालिया कहा, जिन्होंने खवातीन के ऊपर बाकायदा फिजिकल हमले किए, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जिस तरह की नाजेबा फोर्ज, मैं कह रहा हूँ वो छोड़ दे, उसके ऊपर आ जाए कि वो मुल्क के हालात ठीक कर रहे हैं वहाँ बैठ के, लोगों से मिल के, अफगानियों से, अमेरिकन से मिलेंगे। मुल्क के हालात भी बताती हूँ, मुल्क के हालात कैसे ठीक होंगे। मुल्क के हालात ऐसे ठीक होंगे कि जो रॉ का पेड एजेंट सिक्योरिटी एडवाइजर जो हमदुल्ला मोहब है, क्या उससे नवाज शरीफ को जो पाकिस्तान को ब्रोथल कह रहा है, क्या उसके बैठने से फॉरेन पॉलिसी मैं ये लफ्ज़ क्यों सुन रहा हूं आज? क्या उषा सुन लें, क्या कश्मीरी रहनुमाओं से मिलने के बजाय जब हिमा मालिनी से मिलेगा, उस पे मोदी की जब गुलाबी पगड़ियां उनके साथ एक्सचेंज करेगा, वो हमारे ऊपर बंद बांधेंगे पानी के ऊपर, सुन ले, पानी के ऊपर बंद बांधेंगे, ये आम की पेटियां भिजवाएंगे, तो मुझे बताएं क्या इससे फौरन तो इसका मतलब ये आप कह रहे कि मैं जरा इसका जवाब चौधरी साहब से भी ले लूं, जरताज साहब मेरे साथ रहेगा। चौधरी साहब ये कह रहे हैं, ये मुसद्दिक मलिक साहब का आर्गुमेंट ये कि वो अफगानिस्तान और दूसरे लोगों से इसलिए मिल रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी फारिग हो चुकी हुई है। वुड यू लाइक टू एग्री विद दैट आर्गुमेंट चौधरी साहब? नहीं, बिल्कुल खारजा पॉलिसी तो है ही नहीं, मुझे नहीं समझ आती कि कहाँ पे है कोई। हमें अगर कश्मीर के इशू पे UN के अंदर 17 ममालिक नहीं मिल सके 54 में से जिसमें हम टेबल कर सकें रेजोल्यूशन, हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बड़ी मुश्किल से जो कश्मीरी हैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और इधर के कश्मीरियों को OIC का नॉन वोटिंग मेंबर बनवाया था, वहाँ पे हम टेबल भी नहीं कर सके वज़राए खारजा। लेकिन चौधरी साहब मैं आपकी पार्टी का मौक़िफ़ जानना चाहता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अफगानिस्तान से मिले, वो मैं उधर आ रहा हूँ, मैं उधर आ रहा हूँ, मिलने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन जो उसने बात की थी उसके बाद मियाँ साहब को अगर मीटिंग तय भी थी जो इसहाक डार साहब ने कहा, तो उनको इनकार करना चाहिए था। एक बात। दूसरी बात, क्योंकि मेरा ख्याल है वो तजलील है सारे पाकिस्तान की, सारे पाकिस्तानियों की, वहाँ बहुत बड़ी तजलील की है उसने। दूसरी बात यह है कि ये बात ठीक है कि अफ़गानिस्तान में आग लगी और यहाँ पे किसी को फिक्र नहीं है, होश नहीं है, वो आग पाकिस्तान में भी आनी है एक दिन। एक बुनियादी बात मुझे नहीं समझ आती इन वज़रा को क्या हो गया। चलो अली अमीन गंडापुर आज वो कह रहे थे कि इनमें शर्म है, फवाद चौधरी साहब अंदाज़ा करें आप ज़रा, जो कल कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने सिर्फ 8 उम्मीदवार खड़े किए और ये झूठ था, उनमें शर्म बहुत है। अगर उनमें शर्म है तो मेरा ख्याल है बार बार कहते थे कि सिर्फ 8 उम्मीदवार, हम 11 जीत गए, हमारे क्लेम्स और हैं। शेख रशीद साहब ने कहा कि मैं 9:30 बजे इलेक्शन कमीशन नहीं अनाउंस करेगा कश्मीर का, मैं ऐलान करूंगा यहाँ पे हुकूमत, इमरान खान की कश्मीर में हुकूमत 9:30 बजे। वो तो किसी ने कह दिया, बेवकूफ़ हो, किसी ने फ़ोन करके मना किया इनको, जो करने वाले होंगे उन्होंने किया होगा कि ये तुम क्या कर रहे हो, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कश्मीर को ऐलान करने दें, आप क्यों कर रहे हैं इस बात का ऐलान, और वो 9:30 बजे उन्होंने ऐलान कर देना था।
और रात के 1 बजे तक वो स्क्रीनों पे चल रहा था इंतजार फरमाइए। किस चीज का इंतजार? वो हम बचपन में होते थे, टीवी पे आता था ना इंतजार फरमाइए, हाँ जी, हाँ जी, राब्ता मुनक़ता हो जाता था, तो वो भी कोई राब्ता मुनक़ता था। चौहान साहब चलें, आप खुश हो जाएं, आप लार्जेस्ट सिंगल अपोजिशन पार्टी बन गए। मैं कहता हूँ खुशी खुशी अगले 2 साल गुजारें। चौहान साहब की कहते हो? ये नहीं, हमारी सीटें गई हैं भाई, हमारी सीटें गई हैं। अच्छा, आपकी भी गई हैं। ये तो इनके पास जो लोग गए हैं वो कल को वापस आ जाएंगे। वो तो देख लेना। ये अभी मैं आपको एक पेशीन गोई करूं, इनका झगड़ा ये प्राइम मिनिस्टर के जो कैंडिडेट है उस पर ही हो जाएगा। ये तनवीर इलियास को करेंगे बैरिस्टर सुल्तान। सर मैं इसी में एक ब्रेक लूंगा, लेकिन मैं मशवरा दे रहा हूं सेनेटर साहब को कि आप चौधरी मंजूर साहब की पार्टी से कुछ सीखें कि देख लें उन्होंने पीछे से आके तो 11 सीटें जीती हैं और आप सिर्फ 4 के साथ खड़े हुए। मैं तो हैरान और परेशान हूं। ब्रेक लूंगा इस पर जी।